इस वीडियो में मैं अक्षत श्रीवास्तव के साथ एक कोलैब करता हूं ऑन आवर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। दोस्तों ये वीडियो बहुत टाइम से प्लान था। अक्षत का कंटेंट मुझे बहुत पसंद है, बहुत टाइम से मैं उससे देख रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एंड हमने सोचा कि क्यों ना एक जुगलबंदी वाला वीडियो करें जहां मैं उनसे कोई सवाल पूछ पाऊँ उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, और वो मुझसे कुछ ऐसे ही सवाल पूछ पाएँ जिससे मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इस वीडियो को बहुत मज़े आए शूट करने में। आई होप यू एंजॉय इट जस्ट एज मच एज आई डिड। शुरू करते हैं। Okay, thank you so much Akshat for joining me here. It is something that I've been waiting to do for a long while और हमारी काफ़ी देर से बात चल रही थी। There are so many people who on a daily basis tell me कि आप अक्षत के साथ कब आ रहे हैं, आप दोनों से सीखने में बहुत मज़ा आता है। So I'm personally very excited to be here. बहुत कुछ सीखा है मैंने आपके वीडियोस से, as I've shared this with you as well. मुझे लगता है कि you're a very authentic teacher and I love the way that you simplify very complex things. So thank you for coming to this video and sparing time. Thank you, Ankur. It's a pleasure and it's an honor to do this collaboration with you. It means a lot to me. I was just telling Ankur before the call that my wife calls Ankur Amitabh Bachchan of content creation. That he speaks so very intelligently about a range of different topics. Itna command hona for a bunch of different topics. It's commendable. It's wonderful to witness that. I have learned a lot from your content. So thank you so much for having me. Thank you so much Akshat. Thanks a lot. तो आज की वीडियो पे I thought that what we will do is कि हम एक तरीके की जुगलबंदी करेंगे. You create a lot of content on personal finance. I also fairly devote a lot of my time on personal finance. But what I've realized is a lot of people are curious कि जो ये लोग हैं जो फाइनेंस के बारे में इतनी बातें करते रहते हैं वो खुद कैसे इन्वेस्ट करते हैं. And I know that you've created a lot of your content around all your investment thesis and how you invest, what you use and so on and so forth. But I thought कि एक तरीके का Q&A of sorts जहाँ you can ask me a question, I can ask you a question. The only condition will be जो भी question हम एक दूसरे से पूछेंगे उसका जवाब हमें खुद भी देना है. That's the only thing. ठीक है? That works? ठीक है. Perfect. So I wanted to start with a very simple question कि जो आपके पूरे बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स जो हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं उसका स्प्लिट क्या है. सो व्हाट इज द ब्रॉड स्प्लिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव मेड अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस. ओके, सो आई थिंक पहला तो अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस. एसेट क्लासेस हो गया जैसे क्रिप्टो करेंसीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स which is a part of bond, जिसका मुझे पता है कि नॉट अ वेरी बिग फैन. इसके बारे में अपन सेपरेटली बात करेंगे. एंड सेकेंड एरिया हो गया कि जोग्राफी वाइज कि कहाँ पे इंडिया वर्सेस यूएस अगर और किसी कंट्री में है तो वो भी. सो फ्रॉम अ एसेट क्लास पर्सपेक्टिव आई वुड से कि मैं मोस्टली एक मेजर इक्विटी इन्वेस्टर हूँ. सो अप्रॉक्सीमेटली मेरा 80% पैसा इज इन इक्विटीज़. उसमें से इफ आई लुक एट ओनली द इक्विटी साइड ऑफ द डील देन आई वुड से ऑलमोस्ट 80% राइट नाउ इज इन इंडिया एंड 20% इज इन द यूएस. इसके अलावा मैं बाकी किसी कंट्री में इन्वेस्टेड नहीं हूँ. एंड अगर मैं एसेट क्लासेस के बारे में बात करूँ तो 2 मेजर एसेट क्लासेस हैं. इनफैक्ट 3 मेजर एसेट क्लासेस हैं जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ. वन इज़ इक्विटी, वन इज़ क्रिप्टोज जिसमें मैं रफली 10% हूँ, 80% इक्विटी में और 10% रियल एस्टेट आप मान लो. सो ये एक रफ स्प्लिट हो. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं इसके लिए कि जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टिंग है वो आपने बहुत पहले करी थी कि अभी हाल ही में करी है? मैंने कोविड से पहले करी थी, राइट. सो प्रोबेबली द वर्स्ट टाइम टू बाय रियल एस्टेट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि सब कुछ नीचे ही आ गया उसके बाद, राइट. सो मैंने कोविड से पहले मेजर इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट में करी थी वो कोविड से पहले करी थी. उससे पहले मेरे पास शायद एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी. मेरे पास घर नहीं है, मेरा पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ही हैं. सो आई बाय कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज मैं थोड़ा कैश फ्लो ओरिएंटेड पर्सन हूँ कि कैश फ्लो आता रहे, राइट. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी. एंड मेरा क्योंकि पेरेंट्स का घर है, so therefore I probably do not have that intrinsic need कि एक घर होना ज़रूरी है टाइप. So for me I look at purely as an investment, but important point to note is कि because my parents have a house, therefore I don't need to buy it. So बहुत सारे लोग need to buy a house because बहुत सारे restraints होते हैं. So luckily मेरे पास वो restraints नहीं थे. Therefore I took positions in commercial. वेरी कूल यार, वेरी वेरी स्मार्ट. काश मैं आपके जितना स्मार्ट होता क्योंकि मैंने बहुत पैसा गवाया है रियल एस्टेट में, बहुत ज़्यादा. तो इस पॉइंट पे आकर मतलब नहीं करना. बट दैट वाज लार्जली बिकॉज कि
मैंने रेजिडेंशियल में बहुत इन्वेस्ट किया एंड दैट्स लाइक द वर्स्ट Okay. इन्वेस्टमेंट टू मी क्योंकि कैश फ्लो बहुत बेकार है. बट टू आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर माई सेल्फ, मेरा भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम है. मेरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है अक्षत. सो 90% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स आर इन एक्विटीज एंड 10% इज इन क्रिप्टो. उस 90% का जो जोग्राफिक स्प्लिट है दैट इज 50-50. सो लार्ज पार्ट और 50% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स आर इन द US एंड मोस्टली टेक कंपनीज. एंड हिंदुस्तान में जो 50% है दैट्स मोस्टली ब्लू चिप ट्रेडिशनल market leaders in industries, and that's the split. Crypto में I am not very risk loving within the crypto world, तो मैं कोई random से token वोकन नहीं करता हूँ. The only investments I have are in Bitcoin, in Ethereum and in Solana. These are the only 3 tokens that I have taken, except for a few which I have because I believe in the projects, but not anything that is speculative. So I think this is almost the same for you and I. अच्छा सर, सो एक मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत से लोग जानना चाहते होंगे आपसे कि अगर आप अपना अभी तक इन्वेस्टिंग हिस्ट्री देखें, राइट फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, सो आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो एफडी में कितना रहा होगा एट एनी मेजर पॉइंट इन टाइम? 15%, 20%, कितना? यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ. मैंने आज तक जिंदगी में एफडी नहीं कराई है. एंड दिस इज नॉट बिकॉज मैं बचपन से स्मार्ट था. जब मुझे एफडी की समझ नहीं थी तब पैसा ही नहीं था एफडी कराने का, और जब तक पैसा आया तब तक समझ भी आ गई थी कि एफडी में पैसा नहीं डालना चाहिए. तो इसलिए मैंने आज तक कभी भी एक भी एफडी नहीं कराई है, ना ही मेरी ना ही किसी परिवार मेंबर की. माँ पापा की एफडी थी जो कि जब समझ में आया तो वो भी तोड़वा दी और उनको भी बोल दिया कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही खरीद लो और उसी में पैसे डालो. सो इसमें एक एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पेरेंट्स फिक्स डिपॉजिट्स करते थे अपने टाइम के हिसाब से, एंड दिस इज अ पॉइंट दैट वाज रिटन इन लाइक साइकोलॉजी ऑफ मनी आल्सो, जो मॉर्गन हाउसल ने बोला, पीपल एक्ट एज पर देयर ओन एरा, राइट, एंड देयर टाइम एंड देयर एक्सपीरियंसेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जब हमारे पेरेंट्स को करीब 15% एफडी रिटर्न्स या एफडी रेट्स मिलते थे बैक इन द लेट 80s, 90s, अर्ली 90s में, सो मे बी that perspective is still there. Exactly. It's वो inertia अभी भी है. So any point, any final comments that you would like to make on that topic? यार इसमें I think you and I will have a similar point अक्षत, कि मुझे genuinely लगता है कि the older you get, your approach towards money should be towards protecting money rather than growing the money. क्योंकि उस समय पे आपको प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, एक स्टेबल इनकम चाहिए, आपके रिटायरमेंट को और आपके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एक श्योरिटी चाहिए, जो कि वेरी क्लियरली एक इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी, चाहे वो जितना भी कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल मार्केट हो या इंडेक्स हो या जो भी हो, रहेगा कभी ऊपर कभी नीचे. तो इसके वजह से आप अपने महीने का खर्चा तो नहीं रोक सकते. एंड आई फील दैट आवर पेरेंट्स आर वाइज इन द सेंस टू से कि यार एफडी ही रख लो, क्योंकि कम से कम इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट बीट हो रहा है, अगर बीट नहीं भी हो रहा है. बट एज समवन इन देयर 20s, आई बिलीव दैट द ओनली रीजन वन शुड हैव अ एफडी इज अगर उसके अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना है आपका क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए, या अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है जो बिना किसी पेनल्टी के आप ब्रेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे एंड गेट इंस्टेंट कैश व्हेन यू नीड. बट अपने पैसे को कैश में रखना, बैंक अकाउंट में रखना और एफडी कराना एंड ये सोचना कि इसकी वजह से आपका पैसा बढ़ रहा है क्योंकि एक अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर एनीवन हु इज इन द कैपेसिटी टू टेक अ रिस्क. एब्सोल्युटली. एक मैं छोटा सा पॉइंट और बोलूँगा यहाँ पे, बिकॉज ये थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हो जाता है इस पूरी कॉन्वर्जेशन में, कि जो हमारे पेरेंट्स थे दे वर लाइक एक्सट्रीमली स्मार्ट विद देयर मनी, बिकॉज उनके टाइम में देयर वर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस. वन इज कि आप या तो रियल एस्टेट में पैसा डाल दो, एक घर खरीद लो, एंड वो हो गया ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कि उनका पैसा जो भी उन्हें रियल एस्टेट में डाला तो रियल एस्टेट बढ़ता इतनी तेजी से था कि इट बिकेम लाइक ग्रोथ इन्वेस्टिंग ऑप्शन फॉर देम. एंड एफडी, अगर आप उस टाइम के इन्फ्लेशन देखो तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा था, तो एफडी बिकेम लाइक अ हेज, राइट. सो ग्रोथ एंड डिफेंसिव इन्वेस्टिंग उनकी होती रहती थी बाय एग्रीगेटिंग बोथ दीज ऑप्शंस. अब बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो इट्स नॉट एज इफ दैट अंकुर एंड आई आर स्पीकिंग नेगेटिवली अबाउट एफडी. इट्स जस्ट दैट कि अब आज के ज़माने में मे बी देर आर बेटर ग्रोथ इन्वेस्टिंग ऑप्शंस तो हैं ही, एंड साथ में डिफेंसिंग इन्वेस्टिंग ऑप्शंस भी काफ़ी सारे अवेलेबल, राइट. सो दैट इज द
sort of a more nuanced point of view as to how we are thinking about fixed deposits. Absolutely, yeah, absolutely right. And thank you for bringing that point and that nuance, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. All right, you want to ask me a question? Sure, so अपन asset wise चलते हैं. I think that would ठीक be है. useful. So पहले अपन equities की Sure. बात कर लेते हैं थोड़ी सी. Okay. So all right. So first and foremost, आप equity investment की आपकी philosophy क्या है? आप किस तरीके के stocks खरीदते हैं? And what is like the overall game plan? आप trading के लिए Sure. खरीदते हैं? आप investing के लिए खरीदते हैं? Why the split between India and the US? Sure. तो आई एम नॉट अ ट्रेडर. मुझे बिल्कुल भी ना ट्रेडिंग आती है, ना मैं एक एक्सपर्ट हूँ, और ना ही मेरे पास वक्त है ट्रेडिंग में डिवोट करने का. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. मेरा फिलॉसफी यही है कि आप हाई अल्फा, जितना लो बीटा, मतलब हाई ग्रोथ, जितना लो वॉलेटिलिटी ले सकते हैं लीजिए, और उसको पार्क करके रख लीजिए टिल द टाइम एनीथिंग चेंजेस. तो उसके चलते आई टिपिकली ride on experts or ride on companies where there is proven merit for a long time. So my best bets are market leaders in any category जहाँ मुझे लगता है कि कैटेगरी ग्रो करती रहेगी. अगर कैटेगरी ग्रो कर रही है तो मार्केट लीडर्स कुछ ना कुछ फाइट मार के ग्रो करते ही रहेंगे. सो आई विल बेट ऑन देम. आई विल बेट ऑन लीडर्स. तो मैंने स्मॉल केस के बारे में काफ़ी बार बात करी है. स्मॉल केस के स्पेसिफिक में मैंने मोमेंटम स्ट्रैटेजी के बारे में काफ़ी बात करी है. इट इज़ नॉट picking up market leaders for a very long time, but it's a very live and fairly fast changing strategy जहाँ कोई stock अगर rise कर रहा है, then it continues to rise before it begins to fall, and you're betting on that momentum. But I'm happy to say कि थोड़ा पैसा आप वहाँ ले लो, so that you can do all the hard work and I can earn from your expertise. And US में I am taking a pure technology view कि all the global technology companies are mostly based out of the US. They are going to define the technology of the world as they have in the past. So I am taking long-term bets on not just the usual suspects जो आपके Facebook, Google, Amazon ये सब हो गए, but also emerging technology companies जहाँ मुझे लग रहा है कि वो किस कैटेगरी और किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हैं. That is very interesting. So that's where a large part of my US attention goes. Okay, wonderful. So I will also answer the same Yeah. question. So बहुत जल्द. So मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टर हूँ. मैं थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करता हूँ. So India from that perspective is a useful market for me. I do not invest in tech companies in India. Right? मैंने hardly maybe एक या दो मेरे पास stocks होंगे Indian tech companies के. US में I do invest, but Facebook is the only, or Meta is the only stock that I have from the FANGs, so to say. And बाकी फिर मेरे पास similar to Ankur, right, very similar philosophy कि मैं invest करता हूँ monopolies के लिए, the next monopolies in tech, right? For example, UiPath and similar companies which are going to define the next generation of tech leaders from a global point of view. So ये perspective है कि growth economy in India. Why? Because I'm a growth investor, and second is that tech stocks or the next monopolies in tech in the US. And I'm mostly a long-term investor. लेकिन long term का कोई horizon नहीं होता है. Very difficult to justify these days कि long term है क्या. कभी-कभी ये होता है कि एक साल में काफ़ी return आ जाता है. You make like 100% and you exit. And कई बार ये होता है कि you get stuck with certain stocks. So ये उसका एक perspective है. I also take some swing trades. That's it. बहुत selective because मेरे पास भी time नहीं होता, right, to keep a track of the market. And mostly like होता ये है, the problem with trading that I personally see is कि most of the traders unfortunately do not make money from the stock market because they depend on the stock market to make money. So उसमें होता ये है कि you get stuck, आपकी holding power कम हो जाती है. So that is one of the key reasons why I do not trade in the market. I invest. Yeah. Awesome. Wonderful. So, Ankur, I know कि बहुत सारे लोग हमसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हम कैसे act कर रहे हैं, right, in the volatile markets. Are you buying something? Are you not buying something? How are you taking care of your investments? Are you panicking with the volatility in the stock market? And this is in context of the point that the stock market करीब 8 या 9% Nifty नीचे आ चुका है, and it's falling further. So how are you seeing that entire situation? Yeah, there are two modes for this, Akshat, और मैंने इसके ऊपर content भी बनाया था. I know that you also spoke about this in your content. एक तो यार ये है कि timing the market is a really, really hard thing to do.
एंड फ्रैंकली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. आई डोंट नो कि ये बॉटम है या इससे ज़्यादा गिरेगा या फिर उठने लगेगा, और वो दिमाग भी नहीं है, वो उतना टाइम भी नहीं है. सो वन पार्ट ऑफ मी इज कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग. चाहे बाढ़ आए, धूप आए, बारिश हो, आप ऑलमोस्ट SIP बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, यू आर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग बिकॉज यू नो दैट you are investing for 10-15 plus years horizon, and उसमें ये ऊंच नीच उतार चढ़ाव तो बढ़ता ही रहेगा, but you are cost averaging your purchase. The other part is whenever there is an exciting dip in the market, तब अगर कभी भी आपके पास लमसम पैसा हो, कहीं से भी हो, then make occasional purchases on the dip, and you can do that across any asset class. तो हाल ही में अगर क्रिप्टो बहुत गिर गया तो यू आर एबल टू डू दैट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, नॉट अ रिकमेंडेशन, बट क्रिप्टो अभी आज के डेट में करीब 44-45 lakhs का है, बिटकॉइन. एंड लास्ट वीक इट वेंट टू अ लो ऑफ 33. तो मैंने 36 lakhs पे थोड़ा सा बिटकॉइन खरीदा, अगेन टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट गोल दैट आई हैव, जिसके बारे में जब अगर हम क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे मैं बताऊंगा. तो आई बॉट इट एट 36, एंड दैट वाज बिकॉज I thought कि this would be a good time to buy, and I know कि वो 36 से नीचे भी जा सकता है, शायद कभी ना जाए, who knows, but I had some surplus cash and I wanted to get a little bit of the dip in there. यही मैं equities के साथ भी कभी कभी करता हूँ. But if you ask me, 80% of my deployment is just pure monthly allocation that goes in. The quantum is almost fixed. 20% I keep parked in a liquid mutual fund, and जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक टिप है जो बहुत exciting है and maybe unusual है, then I will deploy it in some of the assets that I firmly believe in. Absolutely. So just to build on to what Ankur was saying, so एक दो points मैं और add करूँगा, right? Because philosophy हमारी similar ही है in terms of investing. So one is that even big investors tend to stay invested all the time. For example, अगर आप रामदेव अग्रवाल की journey देखें, who is like one of the biggest investors in India, so you will see कि उनका back in the early 2000s, he had a portfolio of 100 crores. जब 2000 के आसपास crash आया, .com crash, his portfolio shrank from 100 crores to 30 crores, right? 70% का loss. But he was still invested, right? He kept on investing more and more. So as Ankur was saying, कि market को time करना is really tough, so you can't do it. There is no point in trying to do it. But what you can be sure of is कि if you're buying good stocks at a dip, so you're essentially buying good stuff at a discount, right? So Correct. for example, अगर एक बहुत अच्छी brand की आप jacket खरीदो at a discount, that does not mean कि वो खराब jacket है, right? It will still last you for like whatever 3-4 years. So the point is कि अच्छी चीजें खरीदो आप when the markets are going down. So that's part A. Part B is कि from an economics point of view, prices tend to be sticky, right? So similarly, stock prices also tend to be sticky. For example, अभी जैसे कई सारे stocks, and this is not a stock buying recommendation, जैसे कि HUL, right? So HUL made a high of like 2500, 2550 के आसपास, and अभी it's trading at like 2350, 24 के आसपास, right? So at least 2550 के आसपास जाएगा ही जाएगा, right? From that perspective. Same goes for like something good as HDFC Bank, right? So because of the concept of price stickiness, ये सब चीज़ें भी exist करेंगी, and ये सब चीज़ें भी वापस उसी तेजी से जाएंगी. So and this is something आपने witness करी भी होगी during the 2020 crash, जब market corrected by 40-50%. And that was like the 2020 crash was a stark reminder कि इतना ज़्यादा sentiment of investors is driven purely by emotions, not so much the inherent value of a business. So yes, there was a damage. Yes, there was panic. But was the damage to the extent of 40-50% over a lifetime future earning of a company? Most likely not. And I remember उस time पे, I think it was last August or something, one of the airline companies, I will not name the stock क्योंकि वो recommendation लगेगा, but one of the airline companies I thought was very attractively priced. And the question I asked is, हाँ यार, 1 साल 2 साल शायद हिल जाएगी इंडस्ट्री, बट व्हाट इज द लाइकलीहुड कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द टॉप एयरलाइन कंपनीज इज गोइंग टू गो थ्रू a perpetual bad phase to the extent of a 50% correction? And the answer is, at least I couldn't convince myself कि वो होने वाला है. So I made a sizable purchase. I'm sitting on a very healthy return now क्योंकि अब rebound हो रहा है, वापस आ रहे हैं, and so on. And there will be always such cases. You just have to have that belief and that conviction and be willing to go against the tide
sometimes. अंडरस्टूड. सो अंकुर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसी तरीके की आप चेकलिस्ट फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, चाहे वो इंडिया का स्टॉक हो, चाहे वो यूएस का स्टॉक हो. सो एनी चेकलिस्ट, मे बी नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट, बट एनी की क्राइटेरियाज और पैरामीटर्स दैट यू लुक एट. Yeah, frankly, it's laughable, the checklist. मैं revenue growth देखता हूँ, profit growth देखता हूँ, price to earnings देखता हूँ, and I pretty much settle myself at that point. तो मैं ज़्यादा अंदर घुसता ही नहीं हूँ. But I think you will have a far better checklist, so I want to ask the question straight back to you. श्योर. सो एक मेरे को जनरल चेकलिस्ट अगर देनी हो, सो प्रोबेबली आई विल लुक एट लाइक कि कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज जब कोई भी मेजर करेक्शन आता है, सो जिन भी कंपनीज के पास डेट होती है या बहुत सारा लोन होता है, लोन डेट एसेंशियली मीन्स लोन. सो बहुत ज़्यादा अगर लोन है किसी कंपनी के ऊपर, देन इट कैन बैकफायर अ लॉट, स्पेशली इन अ डाउन टर्न अगर इकोनॉमी में है तो. So that's one, right? Size of the company, right? That is another important key criteria. क्योंकि कुछ कंपनीज ठीक है, आपने बहुत स्मॉल कैप तरीके के स्टॉक्स खरीद लिए, लेकिन आपने वो अंडरस्टैंडिंग से खरीदे कि दीज आर ग्रोथ स्टॉक्स फॉर यू, राइट? बट मोस्टली आप एटलीस्ट मिड कैप तक या लार्ज कैप तक जाओ, राइट? एंड एज अंकुर सेड कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये भी देख लो थोड़ा सा कि कि कितना स्टॉक प्राइस, बिकॉज कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें बहुत महंगी भी हो जाती हैं. जैसे कि अगर आप अभी कोलगेट पामोलिव देखो, सो इट वाज राइट नाउ इट इज़ एट लाइक 20% डिस्काउंट, सो टू से, राइट? अभी आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, सो दैट इज़ देयर. लेकिन लोगों ने उसको 20% ऊपर प्राइस पे भी खरीदा. इट्स अ ग्रेट स्टॉक, नथिंग ऑफ अबाउट इट. बट आई थिंक दीज फ्यू की थिंग्स वो देखना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो द इंटेंट विथ विच यू आर इन्वेस्टिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस में अगर आप, कई बार अपन ये बोल देते हैं कि यार लॉस मेकिंग कंपनी है, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग इट. मे बी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यूएस में इफ़ यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बिग थिंग, आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीद रहे हो कि आप नेक्स्ट ईयर उसको बेच दोगे, राइट? यू आर टेकिंग एटलीस्ट लाइक अ 5 year बेट ऑन इट, राइट? सो उसमें वॉलिटिलिटी रहेगी, राइट? सो एटलीस्ट जो गेम चेंजर्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, जैसे रोहित शर्मा, व्हेन ही वाज यंग, ही वाज अ वेरी वॉलेटाइल प्लेयर, राइट? शुरुआत में उसने बहुत डक्स बनाए, राइट? लेकिन ओवर टाइम he grew up to be like a very consistent batsman from that perspective. So similarly जो अच्छे stocks होते हैं जो बहुत ज़्यादा volatility दिखाते हैं, does not mean कि volatile है therefore वो खराब है. It is just that कि volatility की वजह से it's an opportunity also to invest in something good. So I think this will be a good segue for us to start talking about cryptos now. Absolutely. I think I was very excited. मुझे ऐसा लगा कि क्रिप्टो पे करना चाहिए. So I'd love to know your thesis. How are you looking at crypto? What is the investment thesis and rationale there? Okay, so 3-4 important points है. सबसे पहला point है कि I'm a long-term investor in cryptos. I genuinely believe in the narrative. There is something fundamentally off in the economy which can act as a hedge. For example, जो current monetary setup है, जिस तरीके से currency printing होती है, it is not backed by gold anymore. So the inflation in the money circulation जो होता रहता है, बहुत speed से हो रहा है वो inflation of money circulation. So उसका hedge right now, the best hedge, call it fortunately or unfortunately, is Bitcoin, right? Bitcoin might not be a perfect product, but अगर आप अभी देखो, अगर आप किसी से भी पूछो, even critics of Bitcoins, they would still agree to the fact कि best hedge of this deflation in currency, in value, it is Bitcoin, right? So उसकी fundamental value मुझे दिखती है, right? जैसे Bitcoin हो गया, कुछ अच्छे coins की fundamental value दिखती है. For example, Ethereum हो गया. So these two are my most prominent investments in cryptos. USDT में transactions के लिए यूज़ करता हूँ. जैसे अगर मैं पैसा इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ तो I'll use USDT, stable coins. अगर मैं yield farming कर रहा हूँ तो then I'll pick some other coins out of it. So ये thesis है उसकी overall investment. I'm a growth investor, so I'm okay taking a little bit of risk. But very important point that if you're getting started in cryptos, then please only invest a little bit of amount. Don't go and invest like 50% of your entire portfolio या loan लेके मत लगा देना, right? That is extremely important there. And start taking little positions, right? Don't buy it because cryptos are volatile in nature. जैसे मैंने रोहित शर्मा का example दिया, right? So शुरुआत में जो भी asset class आता है, कोई भी नया player आता है, even if it is good, it can be volatile. किसी दिन वो score करेगा तो बहुत ज़्यादा run score करेगा, किसी दिन वो score करेगा तो बिल्कुल run score नहीं करेगा, right? So similarly क्रिप्टो का है, it's not a bad investment from that perspective just because it is volatile. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं,
लेकिन प्लीज टेक लाइक स्मॉल पोजीशंस, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एनीवन हु इज लुकिंग टू गेट स्टार्टेड इन क्रिप्टोस. सो अंकुर, आपका व्यू पॉइंट इस पे. वेरी वेरी सिमिलर यार अक्षत, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस आउट, क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जहाँ young people especially driven by the craze of what's happened in the crypto world recently have put a sizable if not 100% of their allocation there. बच्चों ने अपनी फीस क्रिप्टो में डाल दी यार. like इतनी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, because that does not make you a smart investor. If you make, and this is something that I want to say just before I answer this question, if you make 100% returns in a month, that does not make you a smart investor. It almost makes you a gambler, because smart investors don't care about the immediate short-term returns that they get. They care about how much consistent returns they can get over a prolonged period of time. And बहुत बार जब मैं बच्चों से पूछता हूँ ना कि what do you think is a reasonable rate of return that you can expect over 20 years? It is baffling how many people think that the answer is 40%, 50%. नहीं होता है. अगर आप historically किसी भी investment class को देख लेंगे, if you get anywhere between 15 to 25% consistently over decades, that is a terrific investment to make. It is a brilliant, आंखें बंद करके अपने पैसे उसमें डाल दीजिए, because what takes over is something called compounding, जिसका impact आपको तभी दिखेगा जब आप 10-20 साल तक invested होंगे. तो crypto for me is a great hedge, as I agree with you, over the currency deflation. कोई भी सरकार किसी भी पॉइंट पर अपनी मर्जी से कितने भी नोट छाप सकती है, एंड व्हेन दे डू दैट, आपके पास जो पैसा होता है उसकी अहमियत कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है. सो इट्स नॉट जस्ट चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं विच इज डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ योर मनी, द मनी इन सर्कुलेशन इज ऑल्सो हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन इट. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए समथिंग लाइक अ बिटकॉइन विच इज लिमिटेड इन द नंबर, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन हमेशा कभी भी किसी भी पॉइंट पर इस दुनिया में मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. एंड दैट इंश्योर्स कि जो भी वैल्यू उस बिटकॉइन के पूरे इकोसिस्टम में है वो उस 21 मिलियन टोकन्स में ही समाई होगी. आई ओनली इन्वेस्ट इन 3 टोकन्स, बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना. These are the only 3 that I am going towards. और मेरा एक इन्वेस्टमेंट गोल है which I wanted to share with everyone कि मेरा ये बिलीफ है कि crypto is a really long-term bet, not just for investing but for the world, driven by blockchain and the Web3 revolution that's happening. तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को एक गोल की तरह से ले रहा हूँ, which is I want to get to the ownership of 1 Bitcoin, 10 Ethereums and 100 Solana. That is what I'm working towards. 1 Bitcoin, 10 Ethereum, 100 Solana. This is about a 1.5 crore deployment. I am far away from that, but that is what I'm working towards. क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि ये 1.5 करोड़ का डिप्लॉयमेंट अगर मैं अगले कुछ सालों में कर पाऊंगा, तो वो over the next 10 to 20 years will give me a absolute multi-bagger impact in the crypto world. And that is what I'm going towards. Absolutely. Just to add to Ankur's point, एक अंकुर ने बहुत अच्छी बात बोली regarding the expected return जो लोग मार्केट से कमाना चाहते हैं. एक उसका एक बहुत अच्छा थंब रूल ये होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ 72. सो 72 को आप लो एंड यू डिवाइडेड बाय द रिटर्न दैट यू आर मेकिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर एसेट. जैसे 72 को अगर आप 6 से डिवाइड करो, 6 से क्यों? बिकॉज एफडी में अगर आप पैसा डालो, सो इट्स द अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न इज 6%. सो 72 डिवाइडेड बाय 6, दैट्स 12 ईयर्स. सो इतने 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, राइट? सो रूल ऑफ 72 सेज कि अगर आप 72 को डिवाइड करो 6 से, विच इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट सेट, तो कितने साल में आपका पैसा डबल हो जाता है? सो इन एफडी के केस में 12 साल. अब जैसे अंकुर ने बात बोली थी कि अगर आपका रिटर्न 15 से 25 के बीच में आता है, तो अपन कंजर्वेटिव 15% भी मानते हैं, राइट? सो 15% में 4.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, राइट? सो हाउ मच डबलिंग डू यू नीड, राइट? सो वो काफ़ी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे. सो प्लीज़ आप जो एक हाईली प्रॉमिस रिटर्न्स होते हैं उनके पीछे ना भागें, आप सेंसिबल चीज़ों में इन्वेस्ट करें. दिस इज समथिंग दैट वी आर पुटिंग इट एज अ डिस्क्लेमर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. Very cool, and thank you for stating that. Very very अंकुर, nice. एक क्वेश्चन और ऑन क्रिप्टो, बिकॉज ये क्रिप्टो पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है रिगार्डिंग द बैन्स. सो हाउ डू यू सी इट शेपिंग अप? एनी कमेंट्स ऑन दैट? यार मेरा अभी टॉपिकल कमेंट ये रहेगा अक्षत कि इफ
you have some holding of crypto, तो प्लीज उसको बेचिए मत पैनिक में, होल्ड ऑन टू इट. अगर आप कुछ खरीदने वाले थे तो प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत ही ज्यादा भाग जाएगा या कुछ होगा, तो फोमो में मत रहिए. इट इज स्टिल अनसर्टन. आई एम वेरी वेरी श्योर कि सरकार कोई ऐसा स्टेप नहीं which will suddenly jeopardize the investments of a lot of people. खुदा ना खास्ता अगर बैन हो भी जाता है, नॉट टू सजेस्ट कि होगा, पर अगर हो भी जाता है, then there will be a period of time that people will get to liquidate their investments. तो आप पैनिक मत करिए, नंबर 1. नंबर 2, अगर कुछ खरीदने का प्लान था तो उस पर होल्ड करिए. एंड नंबर 3, just keep tracking the news, because rest assured, even if something were to happen that we all don't want or don't expect, we will have a period of time when we can liquidate that. My belief is that the government is trying to find a middle path, क्योंकि it is legit कि एक crypto का decentralized approach can be prone to things that a sovereign nation may not want on its soil or for its citizens. At the same time, it is too big a technology move to ignore or to curb or to try and ban, and we will find a middle ground. That's at least my hope, and it's happened ever since we've had a governance in place for the last several decades. So I don't see that that's going to change. Panic mat kariye bas. What would be your view? सो अंकुर, मैंने इसमें एक हिंदू में एक मेरा आर्टिकल भी आया था, सो जिसमें आई हैव डिस्कस दिस क्वाइट एक्सटेंसिवली. सो मैं उसमें से कुछ पॉइंट एलुसिडेट कर देता हूँ. सो 2-3 टॉपिक्स हैं. सो वन, वी हैव स्पोकन अबाउट बिटकॉइन एज ऑफ नाउ, कि एक बहुत अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू है जो आजकल करेंसी लाइक INR या USD नहीं है. सो दैट्स द यूटिलिटी ऑफ बिटकॉइन. लेकिन अगर आप दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की यूटिलिटी देखें, फॉर एग्जाम्पल इथीरियम, तो उसमें पूरा का पूरा एक टेक्नोलॉजी प्ले आता है. टेक्नोलॉजी प्ले ये बहुत वास्ट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, सो मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल अगर अपन DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में बात करें, सो DeFi वुड बी समथिंग लाइक कि जैसे अगर आप बैंक्स हैं करंट फॉर्मेट में, आप HDFC बैंक, SBI बैंक, तो उसमें अगर आप अपने दोस्त को US में $100 भेजते हैं, अपने बैंक के पास जाएंगे, योर बैंक विल टेक अ सर्टन कट. फिर जो आपका दोस्त का बैंक है, दैट विल ऑल्सो टेक अ सर्टन कट, एंड आपके दोस्त को $95 मिलेंगे, राइट, आउट द $100 दैट यू हैव सेंट हिम. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो अभी एग्जिस्ट करती है. लेकिन अगर आप DeFi, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, जिसमें आप बैंक्स को रिप्लेस कर दें एक ब्लॉकचेन कोड से, राइट, सो ब्लॉकचेन नेटवर्क है, उसमें आपने कोड डाल दिया एंड बैंक्स गेट रिप्लेस्ड, दीज मिडिल पार्टीज गेट रिप्लेस्ड. सो आपका जो $100 है उसमें से प्रॉबली आपके दोस्त को $99 मिलेंगे. तो इसके आप यूटिलिटी देखते हैं, एब्सोल्युटली. इवन JP Morgan जैसे बैंक्स, उसमें जेमी डायमंड जो शुरुआत में क्रिप्टो करेंसीज के काफ़ी खिलाफ थे, अब हिज बैंक हैज स्टार्टेड वार्मिंग अप टू द एंटायर आइडिया ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. बैलेंस शीट पे भी वो लोग बिटकॉइंस रख रहे हैं एंड क्रिप्टो करेंसीज और रख रहे हैं. इंस्टीट्यूशनल मनी आ रहा है क्रिप्टो करेंसीज में. एंड इंटरेस्टिंगली, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स, जो छोटे निवेशक हैं मेरे और आपकी तरह, उनका पैसा पहले आया है, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर फॉलोइंग दिस मनी. सो दिस इज लाइक अनप्रेसिडेंटेड, आज तक नहीं हुआ है. ऑफकोर्स रिस्क है, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज ये इवॉल्विंग सिस्टम है, जैसे अंकुर बोल रहे थे. यू शुड बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग. रेगुलेशंस का अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप रुक जाइए, बाद में आप इन्वेस्ट कीजिएगा. लेकिन बहुत सारी यूटिलिटी है जो मिस हो जाएगी अगर किसी तरीके का ब्लैंकेट बैन हो जाता है. चाइना ने क्यों किया एंड ऑल दैट, वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑल दैट, बट to cut the long story short, there is a lot of utility that will be missed out in case any government across any part of the world, they impose blanket bans the way China did. Correct. Absolutely. And at least I believe that would not be the case, and let's just hope that that's not the case. Awesome. Any closing remarks, Akshat? बहुत ही fascinating conversation रही है यार. तो thank you so much for sharing. But anything for the viewers that they should take away from your experience and your knowledge? So first and foremost, this entire conversation, please take it as from education point of view. Don't take it from an investment point of view. That's one. Second, and I think Ankur will also agree with this, right? I'll let Ankur speak more about this, that the best investment that you can make is not in equities, India, US, or in cryptos. The best investment you can make is in your skill set, because that gives you infinite returns, right? So always, please do not quit your college. कॉलेज छोड़ देता हूँ मैं, क्रिप्टो मिलियनेयर या बिलियनेयर बन जाऊंगा, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है. प्लीज डोंट डू ऑल दैट स्टफ, राइट? प्लीज
invest in your skill set, because skill set is the only thing that can give you infinite return. No other asset in the world can, right? So this is the second key takeaway, I would say. And third is कि देखो हर एक का investing style will be different. जैसे Ankur and मेरा investing style is similar on a lot of things and dissimilar on a lot of things, and both of us are correct in our own ways, right? So वो आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिस्कवर करना पड़ेगा कि क्रिप्टो में ज़्यादा करना है या स्टॉक्स में ज़्यादा करना है. स्टॉक्स में करना है तो मिड कैप, स्मॉल कैप या इंडिया यूएस, उसका बाइफर्केशन देखना पड़ेगा. So I think these are 3 key takeaways that I would like to share with the audiences. Awesome, yeah. I can't add anything more than this because this is such a great summary and a conclusion to this video. Thank you so much, Akshat, for being a part of this. बहुत मजा आया यार. Continue doing the great work that you're doing. It's helping a lot of people. I continue to learn a lot from you as well. And thanks for sparing time again. Yeah. Thanks, Ankur. Appreciate it. All the best. This is Ankur Waniku signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.